तो हमारी आज की क्लास जो है रियलिज्म को ही आगे बढ़ाते हुए रियलिज्म का जो एक मेन पोर्शन है जो आपको कहीं करवाया नहीं जाता या कहीं समझाया नहीं जाता या हमें पढ़ने में बहुत कम मिलता है, वो पोर्शन हम आज करवाएंगे। हम दो चीज़ें यहाँ पे मेन करेंगे। तो ये देखेंगे कि किनेथ वोल्ट जो हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नियो रियलिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। दूसरी यहाँ पे इनको हम ये देखें कि ये किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम को, इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में क्या बताते हैं कि संरचना कैसी है, उसके बारे में। दूसरी चीज हम करेंगे आज कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच की जो डिबेट है वो डिबेट क्या है, और उस डिबेट के ऊपर अलग अलग थिंकर के क्या क्या कमेंट हैं और कैसे उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की बात की गई है। तो चलिए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और हम शुरू करते हैं किनेथ वोल्ट से। किनेथ वोल्ट जो हैं वो जब बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तो नियो रियलिज्म के अंदर वो आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तौर पे वो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना है वो तीन सिद्धांतों से बनी है। उसके तीन प्रिंसिपल हैं, थ्री प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके तीन प्रिंसिपल की बात करता है। एक है ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल, दूसरा है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, यानी कि संगठनात्मक सिद्धांत। और संगठनात्मक सिद्धांत में जो है वो दो टाइप बताता है, दो बात कहता है। एक कहता है कि हायरार्की है, दूसरी चीज अनार्की है। ठीक है, दूसरे फंक्शन की वो बात करता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। इन तीनों को अलग अलग समझते हैं, इन तीनों को अलग अलग देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल के अंदर जो है ये कहते हैं कि जो हायरार्की है, जब हम देखते हैं जो नेशन स्टेट होते हैं, नेशन स्टेट्स के बीच में जो है, जो जितने भी राष्ट्र राज्य हैं उनके बीच में हायरार्की के आधार पर, हायरार्की के बेस पर जो है ना वो अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यानी कि नेशन स्टेट जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं हायरार्की के बेस पर। और जहां पे हायरार्की होती है वहां पे क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी काम करती है। ठीक है, हायरार्की यानी कि पद सोपान। और पद सोपान का मतलब होता है कि जैसे ये एक हायरार्की बनेगी, ये सबसे ऊंचा पद है, फिर इसके नीचे है, फिर इसके नीचे है, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। इस तरीके से ये एक हायरार्की बनती है कि ऊपर से नीचे की तरफ पद सोपान है, कि पद जो हैं वो वितरित किए गए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि सबसे ऊंचा पद, उसके बाद उससे नीचे वाला पद, उसके बाद उससे नीचे वाला पद। और हर एक पद के पास जो है वो अपनी अपनी पावर है। और हर एक पद जो है ना हायरार्की के अंदर जो है ऐसा होता है कि ये वाला पद जो इसके अधीन रहेगा, और ये वाला पद इसके अधीन, और ये वाला पद इसके अधीन, ये वाला पद इसके अधीन। तो एक दूसरे के अधीन रहते हैं, नीचे से ऊपर तक का जो क्रम बनता है उसमें एक दूसरे के अधीन रहेंगे हायरार्की के क्रम में। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जो पद सोपान है, इस पद सोपान के कारण जो है ना, इस हायरार्की के कारण एक सेंट्रल अथॉरिटी बन जाती है, एक सर्वोच्च सत्ता बन जाती है, सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो बन जाती है, जो इस व्यवस्था को, इस हायरार्किकल ऑर्डर को, इसको बनाए रखती है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये तो हो गई नेशन स्टेट के अंदर की बात, कि नेशन स्टेट जो हैं उनके अंदर की बात है, कि नेशन स्टेट के अंदर जो जितनी चीजें हम देखेंगे, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, या फिर जर्मनी, ब्रिटेन, इस तरीके के जो नेशन स्टेट हैं, ये राष्ट्र राज्य जो हैं, इनके अंदर ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके अंदर जो हमें चीज देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी हमें एक हायरार्किकल ऑर्डर में, जहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सुप्रीम पावर होगी, जो इन सभी को कंट्रोल करके रखती है, इसके कारण कि ऊपर से नीचे तक के क्रम में। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक अनार्की काम करती है, एक अनार्किकल सिस्टम काम करता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो अनार्किकल सिस्टम काम करता है तो वहां पे एक अराजकता की स्थिति है, कि अराजकता की स्थिति होगी तो वहां पे क्या होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अनार्की।
यानी कि अनार्की के द्वारा उसको बनाया गया है। असंगठित क्षेत्र है वो, ठीक है, यानी कि अनार्की है, अनार्की के आधार पे ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। जब अनार्की होगी, जहां पे अराजकता होगी, तो वहां पे क्या होगा, नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी जो है हमें दिखाई नहीं देगी कि वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, कि किसी तरीके की कोई केंद्रीय सत्ता जो है, सर्वोच्च सत्ता जो है, वो किसी पद सोपान को बना सकती है कि उसके ऑर्डर को माना जाए, उसके नीचे जो भी लोग हैं उनके ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में। हर एक देश जो है उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उसकी अपनी सत्ता है, वो नियम कानून को माने या ना माने, इस चीज के लिए उसे जो है कोई इस तरह की बात नहीं है कि वो मानेंगे नहीं मानेंगे। इसलिए यहाँ पे अनार्की है, वहां पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पे वार इज इन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यही कारण है कि जो युद्ध होते जो हैं, युद्ध जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो संरचना है उसमें शामिल रहते हैं, उसमें निहित रहते हैं। क्या होगा कि देशों के बीच में फिर क्या होगा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो आपस में देश लड़ेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो संरचना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो संरचना है उसके अंदर वॉर रहेंगे, उसके अंदर युद्ध बने रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो हमने बात की, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि ये अनार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे युद्धों की स्थिति बनी रहेगी, किसी तरीके की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, और किसी तरीके का कोई जो पद सोपान नहीं है, हायरार्की नहीं है। अब दूसरी जो ये बात करते हैं, सेकंड जो प्रिंसिपल काम करता है वो करता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग, यानी कि हम इसको हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे कार्यात्मक विशिष्टीकरण। कार्यात्मक विशिष्टीकरण, और कार्यात्मक विशिष्टीकरण यानी कि कार्यात्मक भेद का होना, यानी कि कार्यात्मक विभेद जहां पे होगा। और कार्यात्मक विभेद का मतलब यह है कि अलग अलग कार्यों को संपन्न पूरा करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, अलग अलग संस्थाएं होती हैं, ठीक है। और ये जो संस्थाएं होती हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं, यानी कि अलग अलग संस्थाएं हैं और अलग अलग उनके काम हैं, अलग अलग उनके फंक्शन हैं। यानी कि कोई एक संस्था है, उसका अपना काम है, दूसरी संस्था का अपना काम है, ठीक है। और ये संस्था जो है ना, आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं। ये सारी की सारी संस्थाएं जो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं। और जब एक दूसरे के ऊपर कोई संस्थाएं कंट्रोल करेंगी, तो इससे क्या है, इससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और कॉन्फ्लिक्ट को जो है कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल करने से क्या है, एक व्यवस्था बनी रहेगी, ठीक है। और ये जो व्यवस्था हम देखते हैं कि कंट्रोल बन रहा है, एक एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, और हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना काम है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर डिफरेंट फंक्शन, यानी कि अलग इंस्टीट्यूशन अलग काम, इस तरीके से। और उनका काम क्या है, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल बनाए रखना, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम देखेंगे देश के अंदर क्या होता है, हमारा देश है जैसे, वहां पे क्या क्या काम करता है, लेजिस्लेचर काम करती है, एग्जीक्यूटिव काम करती है, जुडिशरी काम करती है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, चेक एंड बैलेंस की जो एक व्यवस्था है उसको बनाए रखने का काम करते हैं। ये नेशन स्टेट के अंदर होता है। नेशन स्टेट यानी कि जो राष्ट्र राज्य हैं उनके अंदर ये प्रोग्रामिंग है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, तीनों के अपने अपने काम हैं, तीनों के अलग अलग काम है, तीनों इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग काम है, और तीनों अलग अलग काम करते हैं, तो एक दूसरे पे कंट्रोल करते हैं। कि लेजिस्लेचर कोई कानून बनाएगा तो उसको जो है ना कंट्रोल किससे करेंगे, जुडिशरी से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कोई काम करेगा तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसके ऊपर कंट्रोल लेजिस्लेचर कर रहा है, ठीक है। जुडिशरी कोई काम कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसके ऊपर लेजिस्लेचर कंट्रोल कर सकता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर सकता है, जुडिशरी दोनों के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। ये आपस में कंट्रोल ईच अदर बाय ईच रहेंगे, ठीक है। एक दूसरे को ये नियंत्रित करेंगे कि कहीं कोई दूसरा जो है ना वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं, ये तो हमें दिखाई देगा कहां पे, नेशन स्टेट्स के अंदर। जो नेशन स्टेट हैं, जो हमारे राष्ट्र राज्य हैं, उनके अंदर हमें ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है कि न्यू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी तरीके का कोई कार्यात्मक विभेद नहीं है,
ठीक है, कोई कार्यात्मक भेद नहीं पाया जाता है। और सभी जो स्टेट हैं, सभी जो देश हैं, सभी जो राज्य हैं, सभी के सभी जो हो वो सभी तरह के कार्य करते हैं, सभी के सभी जो हो अलग अलग, ऑल स्टेट्स डूइंग ऑल फंक्शन, यानी कि जो काम भारत करता है सारे के सारे, वही सारे के सारे काम जो है वो अमेरिका भी करता है, वही काम जो है ब्रिटेन भी करता है, जापान भी करता है। तो यानी कि हर एक स्टेट सभी फंक्शन परफॉर्म करता है, जो दूसरा स्टेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, हर राज्य जो है, कैसे देखे, जैसे सिक्योरिटी का काम जो है हर एक देश करेगा, सिक्योरिटी और सेफ्टी का काम करेगा, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करेगा, अपने पॉलिटिकल वर्क करेगा, ये हर एक देश काम करेगा। ठीक है, हर एक देश के अपने अपने काम है और सभी के सिमिलर काम है लगभग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब ये एक जैसे काम करते हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे जो है इनके सिमिलर फंक्शन काम होते हैं। ठीक है, हर तरीके के काम को जो है करते रहते हैं। ठीक है, इन सभी की मैनेजमेंट वो खुद करते हैं। तो इससे क्या है, स्टेट जो ना, जितने भी स्टेट है उन स्टेट के बीच में कंपटीशन खड़ा हो जाता है। ठीक है, और इस कंपटीशन के कारण क्या होता है, इसी कंपटीशन से जो है इन देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और उस कॉन्फ्लिक्ट से जो है युद्धों का जन्म होगा। ठीक है, कंपटीशन हैव अराइज वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कंपटीशन से जो है युद्ध और संघर्ष, या आप कह सकते हैं विवाद, दोनों जन्म लेंगे। तो यहां ये बात समझने की है कि कंपटीशन होगा, कंपटीशन से जो वार आता है, वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट दोनों चीजें आएंगी। क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपस में एक जैसे काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, और उससे क्या है कि वो ज्यादा करने की होड़ मच जाती है कि मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा करूंगा, मैं अपनी सेफ्टी ज्यादा करूंगा, मैं सिक्योरिटी ज्यादा करूंगा। तो ये जो कंपटीशन है यही इन देशों के बीच में जो है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस को पैदा करता है। तीसरा जो प्रिंसिपल काम करता है, तीसरे जो प्रिंसिपल की केनेथ बोल्ट्ज बात करते हैं, वो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कैपेबिलिटीज लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हटा लेना, कैपेबिलिटीज लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्षमताओं का जो वितरण है, क्षमताओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मतलब है विभिन्न राज्यों के पास, अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग तरीके की कैपेबिलिटीज का होना, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज, अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग क्षमताओं का होना, अलग अलग कैपेबिलिटीज का होना। और इसके अंतर्गत जो ना वोल्ट जो है, केनेथ वोल्ट जो है वो कई चीजों को रखते हैं, कैपेबिलिटीज के अंदर वो कई चीजों को रखते हैं, जैसे कि वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन को रखेंगे कि जनसंख्या है, ठीक है, एरिया है, मिलिट्री है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन सब चीजों को। तो यानी कि अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग तरीके की कैपेबिलिटीज है, किसी देश की पॉपुलेशन उसकी कैपेबिलिटी है, किसी का उसका एरिया कैपेबिलिटी है। जैसे रसिया की अगर हम बात करें तो उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो उसकी कैपेबिलिटी है। इंडिया की बात करें उसकी पॉपुलेशन, चाइना की बात करें उसकी पॉपुलेशन, मिलिट्री की बात करें तो जैसे अमेरिका, अमेरिका की मिलिट्री उसकी जो है ना कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता है। ठीक है, वो दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक कैपेबिलिटी होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी अच्छी है, जैसे अमेरिका की, कनाडा की, चाइना की, ये अलग तरीके की कैपेबिलिटी है, जापान की। ठीक है, कई लोगों को लगे पॉपुलेशन कैसे कैपेबिलिटी हो सकती है, कैसे क्षमता हो सकती है, क्षमता हो सकती है जिस देश के पास युवा क्षमता हो, जिस देश के पास युवा लोग ज्यादा हो, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स जो हो वो बहुत ज्यादा होंगे। मानव संसाधन ज्यादा होगा, मानव संसाधन जो है वो क्या काम करता है, जितनी चीजें बनती है कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाता है, तो मानव बनाएगा, मनुष्य बनाएगा। अगर उसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी क्षमता को विकसित करेंगे हम, उसको सिखाएंगे, उसको हम मिलिट्री में भी लेके जा सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उसको खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जो सर्विस सेक्टर हैं उनके अंदर उसको हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉपुलेशन को जैसे चाइना ने यूज किया, बहुत अच्छे तरीके से यूज किया इस मामले में। ठीक है, ऑल स्टेट्स आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। देखो इसने क्या कहा कि सभी देशों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, लेकिन कानून की, कानून को अगर हम देखें, कानून की दृष्टि में अगर हम देखेंगे, कानून के नजरिए से देखेंगे तो सभी स्टेट क्या हैं, एक समान है। कानून के तरीके से तो क्या है, सभी देश जो हैं बेसिस ऑन द लॉ इक्वल, सारे के सारे देश जो हैं वो एक समान होंगे। लेकिन उनके बीच में
जो कैपेबिलिटीज हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि कैपेबिलिटीज जो हैं वो डिफरेंट है। वो जो कैपेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, वो अलग अलग है, वो असमान है, वो क्या है, वो अनइक्वल है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश जो है वो क्या सोचेगा कि जैसे भारत जो है वो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, उसकी मिलिट्री पावर कम है, तो भारत क्या सोचेगा, भारत सोचेगा कि मैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाऊं, मैं अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाऊं। उधर से चाइना क्या सोचेगा कि अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएं, मिलिट्री डेवलपमेंट को बढ़ाएं। ठीक है, हर देश की अलग अलग है, तो वो क्या सोचेगा कि दूसरे देशों की ज्यादा है तो मुझे भी बढ़ानी पड़ेगी। देन ईच स्टेट वांट टू इंक्रीज कैपेबिलिटीज। तो क्या होगा, इसके परिणाम से ये होगा कि हर एक देश जो है ऐसी स्थिति में अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहेगा। और इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि प्रत्येक देश जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज करने की सोचेगा, उनको बढ़ाने की सोचेगा, उनको अर्जित करने के लिए सोचेगा। ठीक है, अधिक क्षमता अर्जित करने के लिए वो क्या करेगा, वो सोचेगा दूसरे देशों के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेंगे। ईच स्टेट वांट टू इंक्रीज कैपेबिलिटी। दिस इज द रीजन ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। वार एंड कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या बनेगा फिर, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनेगा क्षमताओं को बढ़ाना। अगर सभी की एक जैसी होती तो क्यों बढ़ाते। अब एक जैसी नहीं है, किसी देश के पास तो 10 परमाणु हथियार हैं, किसी देश के पास 1000 हैं, तो क्या करेगा वो कि भाई इसके पास 1000 है, ये 1 मिनट में मेरे पूरे देश को तबाह कर दिया, मैं तो बढ़ाऊंगा। कोई देश ये सोचे इसकी जो इकोनॉमी है ना वो तो 50 ट्रिलियन की है, मेरी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन की है, मैं तो अपनी इकोनॉमी बढ़ाऊंगा, मैं तो कार्बन एमिशन करूंगा, मैं उद्योग धंधे लगाऊंगा। ठीक है, कोई सोचेगा कि इनका एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है, हमारा बहुत कम है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, मिलिट्री बढ़ाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, साथ में क्या करेगा फिर हमले कर करके क्या सोचेगा, एरिया बढ़ा ले। तो एरिया कैसे बढ़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, वो सब चीजें यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें थी, जो हमने तीनों चीजों पे बात की कि केनेथ वोल्ट जो है वो क्या कहना चाहते हैं, केनेथ वोल्ट कहना चाहते हैं कि 3 प्रिंसिपल हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देते हैं। तो वो दिखाई देते हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल, एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। ये आपको याद रख लेना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रख लेना है, आपको इसे जो है अपने जहन में पक्का कर लेना है। ठीक है, एक बार फिर से दोबारा से इसको जो है बैक करके वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना है आपको कि इसके अंदर क्या बताया गया।